नमस्कार मित्रों, ये हमारे एलिमिनेशन टेक्निक का दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियोस में मैंने कुछ रूल्स और कुछ 15-20 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम कुछ और प्रश्न डिस्कस करेंगे, कुछ और नियम या कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो 2023 के ही दो प्रश्न और हैं। पहला प्रश्न है, ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट में प्रयुक्त होने वाले अवयवों के विनिर्माण में कार्बन तंतुओं का इस्तेमाल होता है। कार्बन तंतु एक बार प्रयुक्त होने पर पुनर्चक्रित नहीं किए जा सकते। एक छोटा सा सजेशन है, जब भी आप विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रश्न देखें तो एक बार आप जरूर धीरे से उसको आप इंग्लिश में जरूर पढ़िए। तो अगर आप पहला स्टेटमेंट वहां पढ़ेंगे तो कह रहा होगा कि कार्बन फाइबर्स कैन बी यूज्ड, और जब भी साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस में कैन बी यूज हो तो जनरली वो स्टेटमेंट सही होते हैं। बस एक एक्सेप्शन होता है उसमें, और वो ये रहा कि कार्बन तंतु एक बार प्रयुक्त होने पर पुनर्चक्रित नहीं किए जा सकते। दे कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। ठीक है, जब भी कुछ नेगेटिव बोल रहा है, जैसे कि कह रहा है कि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, इसके ऊपर भी एक प्रश्न हम आगे देखेंगे। या ऐसा कह रहा कि ये किसी चीज को पूर्णतः खत्म कर देते हैं, पूर्णतः एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, जैसे किसी प्रदूषक को पूर्णतः खत्म कर देते हैं, या कुछ ऐसा कह रहा है कि इन्हें पुनर्चक्रित नहीं किया जा सकता। तो ऐसे वाक्य गलत होते हैं कि दे कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, मतलब आपने स्कोप ही खत्म कर दिया। और फाइबर्स है तो रिसाइकल हो सकते हैं। तो पहले में एक संभावना की बात कर रहा है। जब भी पॉसिबिलिटी या संभावना की बात कर रहा है तो 3 कीवर्ड्स आप ले सकते हो यहां पे। अगर आप इंग्लिश में देखोगे तो 3 तरह से होगा। एक होगा हेल्प्स। अब यहां ध्यान देना कि वो डायरेक्टली हेल्प्स कह रहा है, ठीक है, या सिर्फ हेल्प्स कह रहा है, यानी कि मदद करता है। ठीक है। दूसरा कैन बी, यानी कि किया जा सकता है, किया जा सकता है। और तीसरा संभव है, दैट इट इज पॉसिबल। ठीक है, ये 3 शब्द अगर आपको दिखेंगे तो आप एक रिस्क ले सकते हो कि ऐसे वाक्य बहुत सामान्य होते हैं और ये एक संभावना प्रदर्शित कर रहा है, तो ये सही होगा। तो इसमें पहला वाक्य आपका सही है और दूसरा गलत है, क्योंकि पहले में एक संभावना बता रहा है और दूसरे में ये किसी चीज को बिल्कुल स्पष्ट रूप से मना कर रहा है कि कैन नॉट, ये कर ही नहीं सकते। ठीक है। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित क्रियाओं पर विचार कीजिए। कार क्रैश अथवा टक्कर का जिससे एयरबैग लगभग तुरंत फैल जाते हैं पता लगाना। लैपटॉप अचानक धरातल पर गिर पड़ने का जिससे हार्ड ड्राइव तुरंत बंद हो जाता है पता लगाना। स्मार्टफोन के झुकाव का जिससे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड के बीच प्रदर्शन घूम जाता है पता लगाना। उपयुक्त में से कितनी प्रक्रियाओं में या क्रियाओं में त्वरण मापी, दैट इज एक्सलेरोमीटर, के प्रकार की आवश्यकता है। यहां पे एक एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं या अनुप्रयोग की, एप्लीकेशन या अनुप्रयोग। जब भी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में आपसे अनुप्रयोग की बात करें तो बाय डिफॉल्ट आप उसमें मान के चलो लगभग सारे सही होते हैं, जब तक कि उसमें कुछ नेगेटिव ना हो। ठीक है। अब इस प्रश्न को अगर आपको हल करना है तो एक तरीका तो ये था। दूसरा ये कह रहा है त्वरण मापे। त्वरण एक सदिश राशि है। सदिश मतलब जो कि दिशा एवं परिमाण, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पर निर्भर करती है। यानी कि अगर त्वरण का हम मैग्नीट्यूड बदल दें, परिमाण जैसे 10 मीटर प्रति सेकंड है और वो 15 मीटर प्रति सेकंड या 5 मीटर प्रति सेकंड हो गया, कि या उसकी सिर्फ दिशा भी बदल दें, जैसे कह रहे 10 मीटर प्रति सेकंड पूर्व की ओर और वो 30 डिग्री घूम जाए पश्चिम की, पूर्व से उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर, तो उसके दिशा बदलना भी एक तरह से उसके त्वरण में बदलाव है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें तीनों में या तो उसका परिमाण या उसकी दिशा, क्योंकि अगर आप फोन ऐसे पकड़े और वो ऐसे घूम रहा है तो उसकी दिशा बदल रही है। ठीक है। तो जब भी दिशा या उसका परिमाण बदलेगा तो उसका त्वरण बदलेगा, और त्वरण बदलेगा तो त्वरण मापी उसे माप लेगा, और जो भी उसका एक्शन होगा या प्रक्रिया होगी वो सूचित कर देगा आगे डिवाइस को। तो ये तीनों ही सही होंगे। तो जो लोग विज्ञान से हैं, जिन्होंने
त्वरण या सदिश अदिश राशियों के बारे में 12वीं तक पढ़ रखा है, कॉलेज में पढ़ रखा है, उनको शायद ज्यादा अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, कल जैसे मैंने बताया था कि बहुत ही एग्जैक्ट नंबर देते हैं तो वो जनरली गलत होते हैं। जैसे इस प्रश्न में देखिए, केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ने भारत के 36% जिलों को अतिशोषित अथवा संकटपूर्ण वर्गीकृत किया हुआ है। अब ये बहुत एग्जैक्ट नंबर बोल रहा है। अगर यही नंबर कुछ ऐसा कहता कि 30% से थोड़ा ज्यादा या 30% से थोड़ा कम, या आपको एक रेंज देता, एक परास देता कि 30 से 40% तक, तो ये वाक्य सही होता। पर ये बहुत एग्जैक्ट बोल रहा है 36%। जैसे 2023 में एक प्रश्न हमारे आयात पे आया था जिसमें लिखा था कि 3.2% पूरे विश्व के आयात भारत से होता है। ये बहुत ही एक्यूरेट नंबर है, तो ऐसे वाक्य गलत होते हैं। अब पूरे प्रश्न में भी सिर्फ एक ही जगह नंबर का उपयोग है, तो मैंने कल आप लोगों को बताया था, ठीक है, कि अगर पूरे प्रश्न में सिर्फ एक ही जगह नंबर होते हैं तो वो गलत होते हैं, तो आप इसको गलत ले सकते हैं। फिर दूसरा कह रहा है, केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण का निर्माण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत हुआ था। अब जल पर्यावरण का एक भाग है तो हो सकता है, और कल मैंने बताया था ना सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला नियम, तो ये बिल्कुल उसी फॉर्म में लिखा हुआ है। विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र भारत में। अब अगर आपका दूसरा सही हो गया तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाता है, क्योंकि पहला यहां गलत हो रखा है और दूसरा सही है। विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र भारत में है, तो दूसरा आपको चेक भी नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली सही हो जाता है। ठीक है, अब सिर्फ तीसरा चेक करना है जो कि एक ज्ञात है, हमें पता है कि भारत में भूजल सिंचाई सबसे ज्यादा होती है, तो तीसरा सही है, इसका मतलब सही उत्तर बी हो गया। फिर अगला प्रश्न देखिए, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ में आपके प्रसिद्ध स्थल दिए हुए हैं और दूसरी तरफ में आपके वर्तमान राज्य के विषय में दिया है। पहला है भीलसा। भील जनरली आपके राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश है तो बहुत हद तक है कि ये सही हो सकता है। ठीक है, बट इसे अभी हम कंफर्म नहीं मानते हैं। दूसरा है द्वार समुद्र। जब भी आपको किसी नाम के अंत में समुद्र या आपको अंत में प्रभा, ये दो शब्द दिखाई देते हैं तो समझ जाओ ये कर्नाटका के हैं। ठीक है, कभी भी किसी शब्द के अंत में अगर प्रत्यय उसका समुद्र हो अथवा प्रभा हो, जैसे मालप्रभा नदी, ठीक है, तो ये सब के सब घाट प्रभा नदी, ये सब के सब कर्नाटक में होंगे। तो समुद्र है तो ये महाराष्ट्र में नहीं होगा, ये गलत हो गया। गिरिनगर गुजरात, गिर गुजरात हमने पढ़ा है, गिर अभ्यारण्य, गिर गुजरात बहुत ही यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि इस पे सूटेबल है। ठीक है, तो ये हम ले सकते हैं रिस्क। चौथा स्थानेश्वर, ये नाम से ही राजस्थान का लग रहा है, स्थानेश्वर, थानेश्वर ऐसे, ठीक है, तो ये गलत होगा। अब हमारा तीसरा सही है, 4 गलत है, तो 4 हटा दो आप पहले। 1 अभी रिस्क पे है, 2 महाराष्ट्र गलत है, 2 हटा दो आप, आपका आंसर आ गया 1 और 3। ठीक है, फिर एक प्रश्न ये रहा जेट स्ट्रीम्स या जेट प्रवाह के ऊपर। इसका पहला वाक्य क्या कह रहा है, जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होते हैं। फिर दूसरे में भी देखिए केवल कह रहा है, केवल कुछ, और कल मैंने आपको क्या बताया था, कुछ वाले वाक्य सही होते हैं, तो यहां पे केवल भी है और कुछ भी है, लेकिन इसमें सिर्फ केवल है। ठीक है, तो ये यहां पे केवल कुछ का मतलब ये भी हो सकता है कि केवल कुछ करते हैं, यानी कि केवल कुछ करते हैं, मतलब सेम है, कुछ करते हैं या केवल कुछ करते हैं, दोनों तो मतलब लगभग सेम होता है। तो हमें इन दो में से अगर एक को डिसाइड करना है तो हम दूसरे को लेके चलेंगे। ठीक है, तीसरा, चक्रवात के वाताक्षी यानी आई, जो साइक्लोन का आई होता है, के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से लगभग 10 डिग्री कम होता है। अब हमें पता है चक्रवात के आई का तापमान जो होता है वो 10 ज्यादा होता है, कम नहीं। ठीक है, तो ये भी हमें फैक्चुअली पता है कि गलत है, तो 3 हटा दिया हमने। अब हमें या तो 1 सही होगा या तो 2 सही होगा, दोनों सही नहीं है, और मैंने जैसा बताया इन दो में से कोई एक पिक करना हो
तो आप किसको पिक करेंगे? इस वाले को, क्योंकि इसमें कह रहा है केवल कुछ, लेकिन इसमें बहुत ब्लंटली कह रहा है कि केवल उत्तरी गोलार्ध में होते हैं। ठीक है, फिर ये प्रश्न देखिए, महासागर औसत तापमान, ओशन मीन टेम्परेचर और OMT के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अथवा कौन से कथन सही है या सही है? पहला है OMT को 26 डिग्री समताप रेखा की गहराई तक मापा जाता है। पहले एक एग्जैक्ट नंबर दे दिया, जो जनवरी से मार्च। दूसरा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में 129 मीटर। इसमें 2 जगह पे नंबर है और बहुत सारे फैक्ट्स एक साथ दे रखे हैं। सारे फैक्ट्स सही होना बहुत कम चांस होगा। ठीक है, और 2 एग्जैक्ट नंबर्स हैं तो बहुत ही चांसेस है कि स्टेटमेंट गलत है और हम इसे गलत मान सकते हैं। दूसरा, OMT जो जनवरी मार्च में एकत्रित किया जाता है, उसे यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि मानसून में वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालीन औसत वर्षा से कम होगी या अधिक। यह सही है। ठीक है, आप किसी भी प्रकार के जलवायु कारक को अगर आप एकत्रित कर रहे हो उसके विषय में जानकारी, तो उससे जरूर कोई ना कोई निष्कर्ष निकल रहा होगा। तो हमारे यहाँ मानसून ही सबसे बड़ा खेल है, तो चांस है कि ये वाला सही होगा। फिर अगला प्रश्न, भारत के मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? अब पहला कथन ये है डेजर्ट नेशनल पार्क। ठीक है, पहला कह रहा है कि ये 2 जिलों में विस्तृत है, बहुत एग्जैक्ट नंबर है। ठीक है, फिर दूसरे में कह रहा है उद्यान के अंदर कोई मानववास स्थल नहीं है। यहां पे अगर आप इंग्लिश देखोगे तो इंग्लिश में कह रहा है कि नो ह्यूमन हैबिटेट। ठीक है, और जब भी आपको ऐसे नो वाले स्टेटमेंट्स मिलते हैं ना, जनरली वो गलत होते हैं। जैसे पिछले वर्ष भी आया था एक प्रश्न जिसमें था कि लेड का सुरक्षित स्तर का कोई, देयर इज नो सेफ लेवल, नो नॉन सेफ लेवल ऑफ मर्करी। ठीक है, कि पारे का कोई सुरक्षित स्तर हमें ज्ञात नहीं है। वहां पे भी नो था और वो वाक्य भी गलत था। तो ऐसे जितने वाक्य होते हैं जहां पे नो लिखा होता है वो गलत होते हैं। ठीक है, तो आप 2 हटा दो, 2 हटाते ही आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब यहां पे देखो आपका एक नंबर दिया हुआ है, बट फिर भी ये वाक्य सही हो गया। ठीक है, तो कभी भी डायरेक्ट नंबर देख के आप एलिमिनेट मत करो, पहले एक बार आप तीनों वाक्यों को पढ़ लो। ठीक है, एक और चीज आप देखो, यहां पे क्या कह रहा है, आवासों में से एक है, वन ऑफ द, मतलब जब भी वन ऑफ द या में से एक कहता है तो ऐसे वाक्य सही होते हैं। जैसे पिछले साल एक प्रश्न था कि स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द लीडिंग, ठीक है, कि स्वर्ण आयात वाले देशों में से एक है, प्रमुख देशों में से एक है। तो जहां भी में से एक कहता है तो ऐसे वाक्य सामान्यतः सही होते हैं। फिर अगला प्रश्न, भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किनका उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है? इस प्रश्न पे एक चीज आप ध्यान दो, ये एक आपको नीति की बात कर रहा है। ठीक है, इस प्रश्न में ये नहीं कह रहा कि इनमें से किसका उपयोग हम जैव ईंधन के निर्माण में कर सकते हैं, बल्कि ये कह रहा है कि एक नीति के अनुसार इनमें से किसका उपयोग कर सकते हैं। तो जब एक नीति बनी है ना, तो सारे सही होने के चांसेस कम हैं। जरूर सरकार ने कुछ प्रतिबंध लगाए होंगे कि इन पे नहीं बनाना है, इन पे बनाना है। ठीक है, और वो डिपेंड करता है उस देश की आर्थिक स्थिति के ऊपर भी, कई सारी चीजों पर। जैसे यहां पे क्या कह रहा है, कसावा, क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने, मूंगफली के बीज। मूंगफली का मूल्य होता है 160 से 200 किलो रुपए पर केजी। ठीक है, अब अगर प्रश्न में आपको एक कोई स्टैंडर्ड देता है, जैसे यहां पे कह रहा है भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किनका उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है, तो यहां पे एक राष्ट्रीय नीति की बात कर रहा है। ठीक है, एक स्टैंडर्ड दे दिया है। यहां पे ये नहीं कह रहा है कि इनमें से किनका उपयोग जैव ईंधन के निर्माण में किया सकता है, बल्कि एक नीति के अनुसार इनमें से क्या क्या शामिल है वो पूछा है। तो इसका मतलब कि कुछ चीजों को सरकार ने इंक्लूड नहीं किया होगा, शामिल नहीं किया गया हो, रखा होगा। ठीक है, तो अब इनमें से देखो ऐसे कौन से हो सकते हैं, जैसे मूंगफली के बीज हैं, ये काफी महंगे होते हैं। ठीक है, तो इनसे आप बायोडीजल तो हो सकता है आप बना सकते हो, पर एक राष्ट्रीय नीति में इसको शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि अब अगर तेल निकालोगे तो 1000-1200 रुपए तो आपको तेल निकालने में लग जाएगा, फिर आप उसको बेचोगे कैसे? ठीक है, इतना महंगा तेल तो नहीं खरीदेंगे ना अपन, और सरकार तो वैसे भी तेल पे ही गिरती है हमेशा। तो तीसरा हटा दो आप, जैसे ही तीसरा हटाया आपका आंसर आ गया। ठीक है,
फिर एक है दालों के उत्पादन पे प्रश्न। यहां पे कह रहा है भारत के दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है। फिर दूसरा कह रहा है कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है। आप लोगों में कुछ लोग होंगे जो घर पे खाना बनाते भी होंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो खाना बनाते होंगे तो 2-3 दाल मिक्स करके बनाते होंगे। जैसे दाल बनाते हैं अरहर, मसूर और मूंग का दाल। अब आप उसमें खुद देखो सबसे ज्यादा दाल कौन सा डालते हो? अरहर का ही डालते हैं हम लोग ना, या फिर थोड़ा मसूर, मूंग थोड़ा सा बिल्कुल होता है। ठीक है, तो वहीं से आप देख सकते हो कि अगर मूंग ज्यादा होता तो मूंग सस्ता होता और मूंग हम ज्यादा खाते, क्योंकि डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है। यानी कि हम अरहर ज्यादा खाते हैं तभी तो अरहर ज्यादा होना चाहिए, मूंग नहीं। ठीक है, और वो भी आधा भाग सिर्फ मूंग का। इतने सारे दाल में सिर्फ मूंग अगर इतना होता तो हर किसी के घर में मूंग ही बन रहा होता। ठीक है, हल्दीराम का मूंग दाल नहीं खा रहे होते हम सिर्फ। तो ये वाक्य गलत हो गया आपका, और जब दूसरा हटा दिया तो ये तीनों बाहर हो गए। फिर भी आप एक बार ये वाक्य देखो, पिछले 3 दशकों में जहां खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है वहीं रबी दालों का उत्पादन घटा है। 3 दशक मतलब होते 3 साल, 30 साल। ठीक है, और 30 साल एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है किसी चीज के बारे में बताने में। बहुत सी चीजें बदल जाती है, 3-4 बार तो सरकार बदल जाती है 30 साल में। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा समय है, तो ये गलत है। ठीक है, मतलब किसी चीज को कंसिस्टेंटली मेंटेन रखना 30 साल तक बहुत मुश्किल होता है। अगला प्रश्न है कार्बन के सामाजिक मूल्य के ऊपर। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? आर्थिक मूल्य के रूप में या निम्नलिखित में से किसका माप है? ठीक है, जब भी आपसे मूल्य की बात करें, अगर आप इसकी इंग्लिश देखोगे तो कहता है कॉस्ट, और कॉस्ट मतलब हमेशा एक तरह से लॉस है। कहते हैं ना एट ए कॉस्ट ऑफ समथिंग, कि आपने इसके मूल्य पे ये किया। ठीक है, जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होता है। तो कॉस्ट में हम देखने की क्या आता है, जैसे पहला है प्रदत्त वर्ष में 1 टन CO2 के उत्सर्जन से होने वाले दीर्घकालीन क्षति। किसी देश के जीवाश्म ईंधनों की आवश्यकता जिन्हें जलाकर देश में अपने नागरिकों को वस्तु और सेवाएं प्रदान करता है। किसी जलवायु शरणार्थी द्वारा किसी नए स्थान के प्रति अनुकूलित होने हेतु किए गए प्रयास। पृथ्वी ग्रह पर किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अंशदत्त कार्बन पदचिन्ह। अगर आप देखोगे तो यहीं पे एक क्षति की बात कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा। ठीक है, तो ये सबसे सूटेबल यहां पे दिख रहा है आपको, और ये सही होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है सौर जल पंप को लेकर के। ठीक है, क्या कह रहा है कि सौर जल पंपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सौर ऊर्जा का प्रयोग पृष्ठीय पंपों को चलाने के लिए हो सकता है और निमज्जनी यानी कि सबमर्सिबल, आप सुनते हो ना दिल्ली में अगर रह रहे हो या घर पे भी कि सबमर्सिबल है तेरा या सप्लाई वाला है, तो ये उसी की बात कर रहा है, पंपों के लिए नहीं। ठीक है, सौर ऊर्जा का प्रयोग अपकेंद्रीय पंपों को चलाने के लिए हो सकता है और पिस्टन वाले पंपों के लिए नहीं। अब बहुत सिंपल सा चीज है, ये क्या कह रहा है सौर जल पंप। ठीक है, और कह रहा है सौर ऊर्जा का प्रयोग। अच्छा, सौर ऊर्जा है और पंप है, पंप को चलाने के लिए आपको क्या चाहिए? बिजली। ठीक है, तो कभी पंप ये डिमांड करेगा क्या कि मेरे को आप NTPC वाली बिजली दोगे या सोलर पावर वाली या विंड पावर वाली? ऐसा तो कुछ नहीं ना कि सौर ऊर्जा है या क्या है। ठीक है, ऊर्जा कहीं से बने, चाहे वो सौर ऊर्जा हो या NTPC बनाकर दे रही हो अपने थर्मल पावर प्लांट से। ठीक है, या आपका पवन ऊर्जा हो, ऊर्जा कैसी भी हो, इससे जो बिजली निकलेगी इस बिजली से हम पंप चलाएंगे। तो बिजली कहां से आ रही है उससे फर्क नहीं पड़ता, बिजली है वो मैटर करता है। ठीक है, तो अब इस बात से क्या लेना देना कि सौर ऊर्जा का प्रयोग पृष्ठीय पंपों को चलाने में किया सकता है लेकिन निमज्जनी पंपों को चलाने के लिए नहीं। ठीक है, तो गलत है। दूसरे में भी वही कह रहा है कि अपकेंद्रीय पंपों को चला सकते हैं लेकिन पिस्टन पंपों को नहीं, तो ये भी गलत है। बिजली होगी तो कुछ भी चला दो, तो दोनों ही गलत होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सभी
इसका मतलब इंग्लिश में ऑल। ये भी आपका ना एक एक्सट्रीम वर्ड है। जनरली जब ये दिखेंगे तो गलत होंगे, एक्सेप्ट एक केस में, जब वो कह रहे हैं ना कि इसका उद्देश्य या एम या विजन, अगर इनकी बात करें कि इसका उद्देश्य, विजन या एम सबको कुछ प्रदान करना है, तब ये वाक्य सही हो सकते हैं, अदरवाइज ये गलत होते हैं। जैसे एक उदाहरण ले लो आप, जल जीवन मिशन, इसका उद्देश्य है हर घर जल, ठीक है, हर घर जल की बात कर रहा है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सबको प्राप्त हो गया है। अभी 55% ही घरों में ये स्कीम जो है इंप्लीमेंट हो पाया है, और 2024 का जो लक्ष्य था वो हासिल नहीं हो पाया है। तो एम होना एक अलग चीज होता है और वास्तविकता होना एक अलग होता है। तो यहां पे वास्तविकता कह रहा है कि सभी अनाजों, दालों एवं तिलहनों का एमएसपी पर प्रापण या खरीद भारत के किसी भी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में असीमित होता है, ठीक है। अब दो एक्सट्रीम वर्ड है, पहला तो कह रहा है कि सभी और दूसरा कह रहा है असीमित। असीमित सबके लिए तो नहीं होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सिर्फ एक बार आप चेक कर लेना, आई एम नॉट श्योर, बट मुझे ऐसा लगता है कि राइस और व्हीट के लिए होता है, बाकी के लिए लिमिटेड है। चावल और गेहूं के लिए शायद है, मैं श्योर नहीं हूं। दूसरा, अनाजों एवं दालों का एमएसपी किसी भी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में उस स्तर पर निर्धारित किया जा सकता है जिस स्तर पर बाजार मूल्य कभी नहीं पहुंच पाता। इसकी भी अगर आप इंग्लिश देखोगे तो कह रहा है नेवर। नेवर और नो, ये दोनों भी एक्सट्रीम वर्ड्स है आपके, ठीक है, ये भी गलत होते हैं। प्लस हमें पता है एमएसपी वो न्यूनतम मूल्य है जिसके नीचे प्राइस नहीं जाता, उसके ऊपर ये होना चाहिए। अगर वो उसके नीचे जा रहा है तब सरकार उसे एमएसपी पे खरीदेगी कि इससे नीचे प्राइस नहीं जाना चाहिए था, ठीक है। तो वहां पे अगर प्राइस बहुत कम हो जाता है किसी प्रोडक्ट का, किसी खाद्यान्न का, तो किसानों की रक्षा के लिए ये लाया गया है। फिर अगला प्रश्न, जब मैंने पहला वीडियो शूट किया था तो आपको बताया था उसमें कि अब जानवरों के कुछ विशिष्ट गुणधर्म के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। जैसे ये है, हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मैंने बताया था ना कॉन्सेप्ट, देखो बिल्कुल फैक्ट की तरह लिखा है कि हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है। चलो अपने को नहीं पता, छोड़ देते हैं। हाथी की अधिकतम गर्भावधि 22 माह तक हो सकती है। हो सकती है मींस कैन बी, ठीक है। और ये कह रहे हैं अप टू तक हो सकती है, ऐसा नहीं कह रहा है कि इतनी एग्जैक्ट इतनी ही होती है, ठीक है। तीसरा, सामान्यतः हाथी में 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है। और चौथा, भारत के राज्यों में हाथियों की सर्वाधिक जीव संख्या केरल में है। अब आप केरल का साइज देखो, ठीक है, मैं साइज का कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। एक बार एक प्रश्न आया था एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, उसका दूसरा स्टेटमेंट था, शायद 2019 का प्रश्न था ये, जिसका दूसरा वाक्य ये कह रहा था कि इसमें सबसे ज्यादा साझेदारी या शेयर भारत का है। भारत की इकोनॉमी देखो कितनी बड़ी है जब हम उसे कंपेयर करेंगे यूएस और चाइना के साथ, तो ठीक है। तो भारत की इकोनॉमी का साइज देखो और फिर आप डिसाइड करो कि किसका शेयर ज्यादा हो सकता है। दूसरा प्रश्न एक जगह पे कहता है नेपाल भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, ठीक है। नेपाल का आप साइज देख लो, कभी हो सकता है भारत का, नहीं हो सकता। तो साइज का कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे आप केरल देख लो, केरल का साइज, और वहीं पे आप फिर मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, इनका साइज देख लो, ओके। तो यहां से आप लॉजिकली चौथा हटा सकते हो। जैसे ही चौथा हटाया आपने, ये और ये बाहर हो गया। अब बचा 3। तीसरे में कह रहा है हाथी में 40 वर्ष की आयु तक ही, अगर आप इसको इंग्लिश में देखोगे तो ये कह रहे हैं अप टू ओनली 40 ईयर्स, टिल ओनली 40 ईयर्स कह रहा है, तो ये भी आप हटा दोगे, ठीक है। और ये दो आपके फिर सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन किन उद्देश्यों के लिए कृषकों को अल्पकालीन ऋण समर्थन उपलब्ध कराया जाता है। पहला है फार्म परिसंपत्तियों के रख रखाव हेतु कार्यशील पूंजी के लिए, कंबाइन कटाई मशीन, ट्रैक्टर, मिनी ट्रक के क्रय के लिए, फार्म परिवारों की उपभोग आवश्यकताओं के लिए, फसल कटाई के बाद के खर्चों के लिए, परिवार के लिए घर निर्माण।
तथा गांव में शीतागार सुविधा की स्थापना। अब क्रेडिट कार्ड की बात कर रहा है। एक क्रेडिट कार्ड में आप कितना ही उठा सकते हो पैसा, और आपको ये हर महीना पे करना है। और कितनी लिमिट होती है? कुछ लोग तो आप लोग क्रेडिट कार्ड यूज कर ही रहे होंगे। आपको लगता है आप उससे घर बनवा सकते हो, और घर बनाना कहां से प्रायोरिटी हो गया किसान के लिए? ठीक है, 5वां हटा दिया, आप सीधा आंसर पे आ गए। ठीक है, फिर दूसरा आप दूसरा स्टेटमेंट देखो, कंबाइन कटाई मशीनों, ट्रैक्टरों एवं मिनी ट्रक, इनका भी आप कॉस्ट देख लो कितना महंगा होता होगा। क्या आप क्रेडिट कार्ड पे इनको खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते, तो दूसरा भी गलत है। ठीक है, तो 2 और 5 गलत है आपके, बाकी 1, 3 और 4 सही है। एक ये प्रश्न है, अगर आपने थोड़ा मोड़ा मैप पढ़ा है तो इसको ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, पहला कह रहा है मेकोंग। मेकोंग हमने देखा है कहां पे? मेकोंग रिवर ऊपर, ठीक है, म्यांमार। उसके नीचे आता है आपका साउथ चाइना सी, और अंडमान बहुत नीचे, बे ऑफ बंगाल के नीचे है। ठीक है, तो इनका कोई मैच ही नहीं है, ये हटा दो आप। पहला हटाते ही आपके ये 2 गलत हो गए। अब 3 और 4 सही है, तो आपका 3 सही हो गया। अब चौथा देखो, जिम्बेजी, जिम्बाब्वे में। ठीक है, जिम्बाब्वे किधर है? अगर आप मैप देखोगे तो दक्षिण तरफ में, थोड़ा अफ्रीका में। ठीक है, यानी कि उसके थोड़ा सा आगे ही हिंद महासागर है, तो ये हो सकता है। तो अगर आपने थोड़ा सा मैप ठीक से देखा है, और जैसा कि मैं आपको बता भी देता हूं मैप में देखना क्या है। सबसे पहले देखना है भारत का मैप। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो प्लीज इनको कर लो आप। सबसे पहले भारत, दूसरे पे आपका मिडिल ईस्ट, तीसरे पे आपका अफ्रीका, और चौथे पे आपका दक्षिण अमेरिका। ये 4 आप अच्छे से कर लेना अगर आपने अभी तक मैप प्रैक्टिस नहीं किया है तो। अगला प्रश्न, 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शहरी क्षेत्र में श्रमिक की उत्पादकता में वृद्धि हुई, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें कमी हुई। कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिशत हिस्सेदारी में सतत वृद्धि हुई। सतत का मतलब होता है स्टेडली, इसका मतलब होता है स्टेडली, सतत। ठीक है, और ऐसे वाक्य अभी तक सिर्फ एक ही बार यूपीएससी में सही हुआ, जब भी सतत कहा है तो ये गलत है। आप 2 हटा दो, तीसरा सही होगा। अब चौथा चेक करो आप, ग्रामीण रोजगार की वृद्धि दर में कमी आई। अब अगर ये आपको चेक करना, पहले तीसरा पढ़ो, ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई, ये सही है। अगर गैर कृषि अर्थव्यवस्था वृद्धि हुई है तो ग्रामीण रोजगार की वृद्धि दर में भी कमी आई है, क्योंकि लोग उसके बाद माइग्रेट करने लगे। ठीक है, जो लोग गांवों में रह रहे थे वो फार्म वर्किंग छोड़ करके कृषि वाले काम छोड़ने लगे, क्योंकि एलपीजी हो गया। तो अब खेती से फोकस हमारा सेवा क्षेत्र पे और मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन पे चला गया। ठीक है, तो उस टाइम पे लेबर की जरूरत पड़ी होगी, तो लोग क्या किए होंगे? गांव से शहरों की तरफ मूव किए होंगे। अभी भी देख लो, सबसे बड़ा मुद्दा यही है, माइग्रेशन। कोविड के टाइम पे हमने देखा था। तो ये दोनों वाक्य आपके सही हो गए, और करेक्ट आंसर हो गया आपका 3 और 4। फिर अगला प्रश्न देखो, भारत में किसी व्यक्ति के साइबर बीमा कराने पर निधि की हानि की भरपाई एवं अन्य लाभों के अतिरिक्त सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन कौन से लाभ दिए जाते हैं? यदि कोई मैलवेयर कंप्यूटर तक उसकी पहुंच बाधित कर देता है तो कंप्यूटर प्रणाली को पुनः प्रचलित करने में लगने वाली लागत, या यदि यह प्रमाणित हो जाता है कि किसी शरारती तत्व द्वारा जानबूझकर कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाया गया है तो नए कंप्यूटर की लागत। अगर कोई जानबूझ के लैपटॉप खराब करेगा तो आपको क्यों देगी कंपनी? प्लस आप ये प्रमाणित कैसे करोगे? किसी का मन, आप मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि आप मान लो मैंने ये लैपटॉप उठा के पटक के तोड़ दिया, ठीक है, अब मैं कैसे साबित करूंगा कि जानबूझ के तोड़ा या नहीं? कोई देख तो रहा नहीं था। ठीक है, तो ये साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना कि किसी शरारती तत्व द्वारा जानबूझ के उसको नुकसान पहुंचाया गया है। तो दूसरा गलत हो गया और दूसरा हटा दिया हमने, तो 1, 3, 4 आपका सही उत्तर हो गया। अब देखते हैं कुछ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग। जैसे ये प्रश्न देखिए, निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। खेत में फसल पर पिड़कनाशी छिड़कना, सक्रिय ज्वालामुखियों के मुखों का निरीक्षण करना, डीएनए विश्लेषण के लिए उत्क्षेपण करती हुई व्हेल के श्वास के नमूने एकत्र करना। तकनीकी के वर्तमान स्तर पर उपयुक्त गतिविधियों में से किसे ड्रोन के प्रयोग से सफलतापूर्वक किया जा सकता है? ड्रोन सबने देखा है, इतनी मूवीज देखी है हमने, ठीक है, काफी एडवांस हो गया अब तो ड्रोन्स वगैरह। तो खेतों पे पिड़कनाशी छिड़कना तो बहुत आसान काम है, कर ही सकता है। कम से कम 2 वाक्य सही है अब यहाँ पे, ठीक है, तो इनमें से भी कोई एक सही होगा ही होगा, एटलीस्ट कम से कम एक सही होगा। दूसरे में कह रहा है सक्रिय ज्वालामुखियों के मुखों का निरीक्षण ऊपर जाके किया जा सकता है, उनमें अगर पावरफुल कैमरे लगा दे तो, ठीक है। डाउट अब आता है तीसरे पे कि व्हेल अगर सांस ले रही है तो उसका सैंपल कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे सोचो, व्हेल इतना बड़ा जानवर है, ऐसा तो है नहीं कि वो सांस लिया इतने दूर पे हवा रुक गया, लेगी तो काफी फीट तक उसका पानी जाएगा, ठीक है, जो उसके नाक से चीजें निकलेंगी। तो ड्रोन उसको बहुत आराम से कलेक्ट करते हैं क्योंकि कुछ देर तक हवा में भी रहेगी। तो किसी फिल्म के ऊपर या किसी स्लाइड के ऊपर वो ड्रोन उसको कुछ सेकंड बाद भी जाकर के कलेक्ट कर सकता है क्योंकि उसकी स्पीड भी अच्छी होती है। तो ये भी सही होगा। और अनुप्रयोग में जनरली मैंने बताया ना, आपके सभी वाक्य सही होते हैं इनसे, तो इसके सारे सही होंगे। पर यह चीज जरूर ध्यान देना कि वर्तमान स्तर पे कहा था, ठीक है। जैसे इसके जस्ट नीचे एक और प्रश्न था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, जिसमें एक वाक्य लिखा था कि इससे बेतार विद्युत स्थानांतरण किया जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है, वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, बिजली ट्रांसफर करना वायरलेस। जैसे आईफोन में आ रखा है ना बे कि आप वायरलेस चार्जर आ गया है कि वह रख दो चार्ज हो जाता है, तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उसकी वो है टेक्नोलॉजी, वो कोई एआई नहीं है। एआई का काम होता है ब्रेन का काम करना, ठीक है, उसका काम ये नहीं होता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला। तो वहां से आप हटा सकते थे और आपका आंसर आ जाता। एक और प्रश्न देखते हैं, इसी के ऊपर है आपके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। भारत में न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन के उपयोग का क्या महत्व है? यह वैक्सीन निमोनिया और साथ ही तानिका शोध और सेप्सिस के विरुद्ध प्रभावी है। उन प्रतिजैविकियों पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औषध प्रतिरोधी जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं है। इन वैक्सीन के कोई गौण प्रभाव नहीं है और न ही ये वैक्सीन कोई प्रत्युर्जता संबंधी अभिक्रियाएं करती हैं। अब तीसरा वाक्य क्या कह रहा है कि ना तो इनका कोई साइड इफेक्ट होता है और ना तो इनसे कोई एलर्जी होती है, ठीक है। हो सकता है एक बार के लिए साइड इफेक्ट ना हो, बट एलर्जी नहीं होना बहुत ही अनलाइकली है। मतलब कई लोग को तो मूंगफली से भी एलर्जी होती है, ठीक है, तो ये बता पाना बहुत मुश्किल है। तो तीसरा तो गलत हो गया आपका, और बाकी 2 बहुत ही सामान्य वाक्य हैं, तो आप इनको सही ले सकते हो। विज्ञान प्रौद्योगिकी के प्रश्नों में ऐसे होता है। तो आपका आंसर आ गया इसका, ठीक है। ये एक आखिरी प्रश्न है, इतिहास से है ये। इसमें छोटा सा अगर आपको नॉलेज है कि नवरत्न के बारे में, विक्रमादित्य के नवरत्नों के बारे में अगर आपको पता है तो आप आंसर कर सकते हो। अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित हैं। अमर सिंह नवरत्नों से में से एक थे, ठीक है, और नवरत्न किसके टाइम पे थे? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के टाइम पे। तो ये गलत हो गया, और जैसे ये गलत हुआ आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये कुछ प्रश्न थे एलिमिनेशन टेक्निक पे बेस्ड। आप 2017 से लेके 23 तक के पेपर्स में इन टेक्निक्स को यूज करने का प्रयास करिए। आपके पास 7-8 दिन हैं अभी, और अगर आपको नहीं बनता है तो टेलीग्राम पे आप जरूर कनेक्ट कर सकते हैं, या आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पे। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू कि मैं आपके ऐसे क्वेरीज को सॉल्व कर सकूं, ठीक है। ऑल द बेस्ट।